सत्य एकाकी हो सकता है पर कभी पराजित नहीं। ये शब्द हैं रविंद्रनाथ टैगोर के। और आज ये हमें इतिहास के उन पन्नों को देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जिन्हें अक्सर, आप जानते हैं, अनदेखा कर दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, खासकर जब बात भारतीय खेलों में महिलाओं की हो। सही कहा। सोचिए, जैसे अभी हाल ही में मान लीजिए हमारी महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया। वो माहौल, वो गर्व। क्या बात है। हाँ, अभी ये भले ही एक कल्पना हो, पर ये सोचने पर मजबूर करता है कि यहाँ तक पहुँचने का सफर कितना लंबा रहा होगा, कैसा रहा होगा। और बस यही सवाल है जो हमें आज की चर्चा की तरफ ले जाता है। ये सिर्फ आज की क्रिकेटर्स की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो सदियों पुरानी कहानी है। इसमें संघर्ष भी है, उपलब्धियां भी। तो आज हम द प्रिंट में छपे एक लेख के आधार पर इसी पर बात करेंगे। भारतीय खेलों में महिलाओं का वो लंबा, चुनौतीपूर्ण और अक्सर छिपा हुआ सा इतिहास, उसकी परतें खोलेंगे। और ये चर्चा देखिए यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत ही अहम है। इंडियन सोसाइटी, जेंडर इश्यूज, हिस्ट्री, ये सब प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए जरूरी हैं। हाँ, और ये एक अलग पर्सपेक्टिव देगा इन विषयों को समझने का। बिल्कुल, और जाहिर है जिन्हें इतिहास में रुचि है या जो बस जानना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत दिलचस्प होगा। तो आज की इस गहराई से होने वाली बातचीत में हम कहाँ से शुरू करेंगे, क्या क्या देखेंगे? देखिए, हम शुरू करेंगे एकदम प्राचीन भारत से। महिलाओं की बौद्धिक और खेल प्रतिस्पर्धाएं कैसी थीं। अच्छा। फिर मध्य युग में आएंगे, घुड़सवारी, निशानेबाजी जैसे शारीरिक कौशल। और फिर देखेंगे कि ये पूरी यात्रा कैसी रही, उतार चढ़ाव क्या थे और आज इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं। और हाँ, अगर श्रोताओं को ये चर्चा जानकारी भरी लगे, सोचने पर मजबूर करें, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और अपने सवाल या विचार हो तो कमेंट्स में बताएं, हमें इंतजार रहेगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। प्राचीन भारत। जब हम महिलाओं और खेलों की बात करते हैं तो सबसे पुराने निशान वो कहाँ मिलते हैं? क्या उस जमाने में भी महिलाएं एक्टिव थीं? निशान थोड़े धुंधले हैं, पर है जरूर। जैसे हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में, जो करीब 2500 ईसा पूर्व की है, वहां पासे मिले हैं, डाइस। पासे? अच्छा, अब ये पक्का कहना तो मुश्किल है कि ये सिर्फ पुरुषों के थे या महिलाओं के भी, पर संभावना तो है कि महिलाएं भी खेलती होंगी। ऐसे ही वैदिक ग्रंथों में भी महिलाओं के खेलों के कुछ बिखरे हुए से रेफरेंसेस मिलते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, पर जिक्र है। तो संकेत तो हैं, पर तस्वीर साफ नहीं। शायद दक्षिण भारत का संगम साहित्य, वो करीब 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी का है, सुने उसमें ज्यादा जिक्र है। हाँ, संगम साहित्य इस मामले में काफी कुछ बताता है। उसमें महिलाओं के गेंद खेलने का जिक्र है। अच्छा, गेंद के खेल। हाँ, पर जो बात ज्यादा ध्यान खींचती है वो है काव्य प्रतियोगिताओं में महिलाओं की भागीदारी। और ये समझना जरूरी है कि प्राचीन भारत में कविता सिर्फ कला नहीं थी। हाँ। ये एक बहुत कॉम्पिटिटिव चीज थी, एक तरह का बौद्धिक खेल जिसके लिए बहुत हुनर चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए और सबके सामने परफॉर्म करने का दम भी। कविता एक खेल की तरह। ये तो इंटरेस्टिंग है। और इतिहासकार विजया रामास्वामी ने शायद पानर समुदाय की महिला कवियों का जिक्र किया है। बिल्कुल, विजया रामास्वामी बताती हैं कि पानर समुदाय की महिला कवियों की रचनाएं उस दौर के बड़े काव्य संकलनों में शामिल थीं। उनकी पहचान थी। सिर्फ पहचान नहीं, सम्मान भी। वो एक घटना बताती हैं जहां एक चेर राजा इन पानर कवयित्रियों से इतने खुश हुए कि इनाम में शराब दी, गहने दिए और हाथी भी। हाथी? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी उस जमाने में। हाँ, ये दिखाता है कि महिला कलाकारों का कितना सम्मान था, उनके हुनर की कितनी कद्र थी। कमाल है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शहरी सभ्यताएं विकसित हुईं, खेल भी बदले होंगे। चतुरंग का नाम आता है, आज का शतरंज। हाँ, चतुरंग कभी कभी पासे के साथ भी खेला जाता था। बहुत पॉपुलर था। और एक मजेदार बात यह है कि संस्कृत नाटकों में, बौद्ध जातक कथाओं में ऐसे पुरुषों के किस्से खूब मिलते हैं जो जुए में सब हार गए। हाँ, सुना है। तो सवाल उठता है, ये लोग कहाँ जुआ खेलते थे, किसके साथ? और यही शायद गणिकाओं की भूमिका आती है, कोर्टेजन्स की। कामसूत्र में लिखा है कि गणिकाएं ऐसी जगहों पर जाती थीं जहां भीड़ हो, महफिलें हों, नाटक हों या खेलों के शौकीन लोग हों। हाँ, एक अच्छे अमीर ग्राहक की तलाश में। तो क्या ये मुमकिन है कि ये गणिकाएं, जिन्हें अक्सर एक खास नजर से देखा जाता है, वो असल में भारत की शुरुआती चेफ ग्रैंड मास्टर रही हों,
चतुरंग की माहिर खिलाड़ी। ये एक बहुत ही आकर्षक संभावना है। हो सकता है जो बहुत ऊंचे वर्ग की गणिकाएं थीं वो जुए पर निर्भर ना हो, पर जो बाकी थीं या उनके दायरे की दूसरी महिलाएं वो इन खेलों में बहुत कुशल रही हों। ये तो पारंपरिक छवि से एकदम अलग है। और जैसा आपने पहले काव्य प्रतियोगिताओं का बताया, तो बात सिर्फ शतरंज तक नहीं थी। शालिनी शाह जैसे विद्वानों का काम, जो नारीवादी नजरिए से देखते हैं। हाँ, वो गणिकाओं की इस छवि को चुनौती देते हैं। वो बताती हैं कि जो पितृसत्ता की आदर्श कुलवधू थी, जिसे कम बोलना था, धीमे बोलना था, गणिकाएं उसके बिल्कुल उलट थीं। वो पढ़ी लिखी थीं, मुखर थीं, अपनी बात रखती थीं, अपने साथी चुनने में भी ज्यादा आजाद थीं। अच्छा। संस्कृत साहित्य में उनकी महफिलों का जिक्र है। बहुत सोफिस्टिकेटेड महफिलें होती थी वो। पुरुषों और महिलाओं के बीच काव्य पाठ होते थे, शास्त्रार्थ होते थे, मतलब बौद्धिक मुकाबले पुरुषों और महिलाओं के बीच। हाँ। निजी तौर पर शालिनी शाह एक पुराने विद्वान को कोट करती हैं। राजा के सामने, विद्वानों के बीच और गणिकाओं से मिलते वक्त एक बहुत बोलने वाला आदमी भी शर्मा जाता है, डर जाता है। क्या बात है। ये तो दिखाता है कि उनकी बौद्धिक क्षमता का कितना लोहा माना जाता था। बिल्कुल। मतलब ये महिलाएं इन बौद्धिक खीलों में पुरुषों को सिर्फ टक्कर ही नहीं देती थी, शायद हरा भी देती होंगी। आई कितनी अजीब बात है ना कि उन मुकाबलों के नतीजे आज हमारे पास नहीं है। कौन जीता कौन हारा कुछ पता नहीं। हाँ, ये अफसोस की बात है। उनकी उपलब्धियां जैसे गायब कर दी गईं। पर यह हमें सिखाता है कि महिलाओं की क्षमता हमेशा से थी, रास्ते भी थे, भले इतिहास लिखने वालों ने उन्हें दर्ज न किया। तो ये थी प्राचीन भारत की कहानी, जहां दिमाग के खेल में महिलाएं आगे थीं। अब मध्यकाल की तरफ चलें। ऐसा लगता है वहां फिजिकल स्किल्स जैसे युद्ध या शिकार से जुड़े हुनर ज्यादा अहम हो गए। हाँ, मध्यकाल में हमें खास तौर पे ऊंचे तबके की महिलाओं में शारीरिक गतिविधियों के ज्यादा सबूत मिलते हैं। घुड़सवारी, निशानेबाजी, ये ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें आम तौर पर पुरुषों का माना जाता था। पुरुषों का डोमेन। हाँ, पर ये मानना पड़ेगा कि इस दौर में भी आम कामकाजी महिलाओं के खेलों के बारे में जानकारी बहुत कम है। रिकॉर्ड ज्यादातर ऊंचे तबके के ही मिलते हैं। घुड़सवारी की बात करें तो यशस्विनी चंद्रा की किताब द टेल ऑफ द हॉर्स का जिक्र आता है। वो बताती हैं कि पर्दा प्रथा थी, सामाजिक बंधन थे। बिल्कुल। तो ऊंचे घर की महिलाएं सबके सामने घोड़े पर नहीं बैठ सकती थीं, लेकिन जनाना के अंदर महल के महिला कक्षों में वो जरूर सवारी करती थीं। अच्छा, जनाना के अंदर। हाँ, और ये मुमकिन है कि वहीं एक दूसरे से सीखती भी थीं। दिलचस्प। इसके कुछ उदाहरण भी हैं। हाँ, जैसे शुरुआती मुगल महिलाएं जो मध्य एशिया से आई थीं, वो अपनी घुड़सवारी के लिए जानी जाती थीं। पर ये सिर्फ उत्तर भारत में नहीं था, दक्षिण में भी देखिए। अहमदनगर की रानी चांद बीबी। हाँ, उनका नाम तो सुना है। एक योद्धा रानी की तरह मुगलों से लड़ी थी वो। बिल्कुल, अपनी समझदारी और हिम्मत के लिए जानी जाती हैं। अक्सर उन्हें मूल झांसी की रानी जैसा कहा जाता है। कई तस्वीरों में घोड़े पर दिखाया गया है। तो वो घोड़े पर लड़ती थी। देखिए, उनकी छवि योद्धा रानी की है और 1596 में उन्होंने अहमदनगर पर मुगल हमला नाकाम किया था, ये सच है। लेकिन ऐतिहासिक फैक्ट ये है कि उस लड़ाई में वो खुद घोड़े पर सवार होकर मैदान में नहीं उतरी थीं। अच्छा। हाँ, पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनकी मौत के करीब 100 साल बाद जब दक्कन में मुगल प्रभाव बढ़ा तो हैदराबादी स्टाइल की पेंटिंग्स में उन्हें घोड़े पर शिकार करते हुए दिखाया जाने लगा, बाज के साथ, कभी अकेले, कभी दूसरी महिलाओं के साथ। तो मतलब समय के साथ उनकी इमेज बदल गई, उन्हें घुड़सवारी से जोड़ दिया गया। हाँ, लगता तो यही है। उनकी याद को, उनकी छवि को घुड़सवारी और मर्दानगी से जोड़ा गया। भले ही असलियत थोड़ी अलग रही हो, ये इतिहास की व्याख्या का एक पहलू है। बहुत दिलचस्प। क्या चर्द्रा और भी उदाहरण देती हैं महिलाओं के घुड़सवारी के? हाँ, बिल्कुल। वो बताती हैं कि उस दौर की राजपूत, दक्कनी, मुगल पेंटिंग्स में अक्सर महिलाओं को घोड़े पर शिकार करते, पोलो खेलते या बाज के साथ शिकार करते दिखाया गया है। ये कोई एक दो तस्वीरें नहीं हैं, ये एक पैटर्न है। और शायद किसी ने अपनी आंखों से भी देखा हो। एक अंग्रेज यात्री थीं, फैनी पार्क्स। जी हाँ, फैनी पार्क्स। उन्होंने 19वीं सदी में मराठा महिलाओं की जबरदस्त घुड़सवारी देखी थी और उन्होंने ये भी लिखा कि कैसे ये ऊंचे घर की महिलाएं पब्लिक में सवारी करते वक्त भी एक तरह का पर्दा रखती थी। उनके गार्ड आम आदमियों को पास नहीं आने देते थे। अच्छा, तो मतलब सामाजिक नियमों के अंदर ही रास्ता निकाल लिया था उन्होंने। बिल्कुल, अपने शौक और हुनर को बनाए रखने का तरीका। कमाल है। घुड़सवारी से अब निशानेबाजी पर आते हैं।
ये भी शाही हुनर था और यहाँ शायद सबसे बड़ा नाम नूरजहां का। हाँ, महारानी नूरजहां, महिला निशानेबाजी का शायद शिखर कह सकते हैं उन्हें। इतिहासकार रूबी लाल ने अपनी किताब एम्प्रेस में 1617 की एक घटना बताई है। नूरजहां और जहांगीर मध्य प्रदेश में शिकार पर थे। शिकार मुगलों के लिए ये सिर्फ खेल नहीं था ना? बिल्कुल नहीं, ये तो शाही ताकत दिखाने का तरीका था। बादशाह का कंट्रोल, उसकी बहादुरी, जंगल के जानवरों पर काबू पाना, ये सब दिखाता था। तो नूरजहां का शिकार पर जाना ही बड़ी बात थी, उनके रुतबे का सबूत। पर रूबी लाल बताती हैं कि उन्होंने वहां कुछ कमाल ही कर दिया। अरे कमाल से भी बढ़कर, सोचिए जरा, नूरजहां हाथी पर हौदे में बैठी हैं, सामने 4 बाघ, खूंखार बाघ। 4? हाँ, और वो अपनी बंदूक से सिर्फ 6 गोलियां चलाती हैं और चारों बाघ ढेर, एक भी गोली बेकार नहीं गई। 6 गोली, 4 बाघ, एक भी निशाना नहीं चुका। ये तो यकीन करना मुश्किल है। पर ये हुआ था। ये उनके असाधारण हुनर का सबूत है। उस जमाने के हथियारों से ऐसा करना बहुत बड़ी बात थी। ये हुनर आया कहाँ से होगा? कैसे सीखा होगा? इसका पक्का रिकॉर्ड तो नहीं है, पर अंदाजा यही है कि जनाना के अंदर ही घंटों अभ्यास किया होगा, सालों तक। शिकार और निशानेबाजी पुरुषों के लिए जरूरी मानी जाती थी, पर नूरजहां ने दिखाया कि ये हुनर सिर्फ पुरुषों का नहीं है। और सुना है इसका इस्तेमाल उन्होंने सिर्फ शिकार में नहीं, सियासत में भी किया। 1626 में लाहौर में कुछ हुआ था। हाँ, माना जाता है कि जब उनके पति जहांगीर को महाबत खान ने बंदी बना लिया था, तो नूरजहां ने उस बगावत को दबाने की कोशिश की थी। अपनी समझदारी तो दिखाई ही, शायद अपनी निशानेबाजी का भी इस्तेमाल किया। कोशिश पूरी कामयाब नहीं हुई, पर ये उनके दबंग अंदाज को दिखाता है। तो हमने प्राचीन काल की बौद्धिक स्पर्धाओं से लेकर मध्यकाल की घुड़सवारी और निशानेबाजी तक की बात की, पनौन कवियत्रियों से नूरजहां तक। लेकिन जैसा द प्रिंट का लेख कहता है, और हमने देखा भी, ये कहानी सीधी ऊपर नहीं जाती। बिल्कुल नहीं, यही समझना सबसे जरूरी है। ये कोई सीधी रेखा वाली तरक्की नहीं है, बहुत उतार चढ़ाव हैं इसमें, बहुत जटिल है ये। अलग अलग तबकों में, अलग अलग समय पर, चाहे वो पनोर महिलाएं हों, गणिकाएं हों या मुगल और मराठा दरबार की रानियां, महिलाओं ने हमेशा खेलने, मुकाबला करने, अपना हुनर दिखाने के रास्ते ढूंढे हैं। वो चुपचाप नहीं बैठी रहीं। पर यह भी सच है कि सदियों तक उनके इस टैलेंट को, उनकी एथलेटिक क्षमता को या तो जनाना में छुपा दिया गया, हाँ, या फिर पुरुषों ने जो इतिहास लिखा उसमें उसे कम करके दिखाया गया, महत्वहीन बता दिया गया, जैसे वो अदृश्य हों। एक तरह की हिस्टोरिकल इनविजिबिलिटी थोप दी गई। और ये जो अदृश्य करने की, कम आंकने की प्रवृत्ति है, क्या ये आज खत्म हो गई है? दुर्भाग्य से पूरी तरह नहीं। जब हम आज देखते हैं कि जेमिमा रॉड्रिग्स जैसी टैलेंटेड क्रिकेटर को सोशल मीडिया पर कैसी भद्दी बातें सुननी पड़ती हैं, हाँ, वो तो बहुत बुरा होता है। या जब महिला एथलीट्स यौन उत्पीड़न के आरोप लगाती हैं और उन पर फौरन एक्शन नहीं होता, तो लगता है कहीं ना कहीं वही पुरानी सोच जिंदा है, जो महिलाओं की जगह उनकी कामयाबी को आसानी से स्वीकार नहीं करना चाहती। तो जो काल्पनिक वर्ल्ड कप जीत की हमने शुरू में बात की थी, वो सिर्फ एक मैच की जीत नहीं है, वो इस सदियों पुराने संघर्ष का और धीरे धीरे हो रही प्रगति का प्रतीक है। हाँ, हर जीत, हर उपलब्धि उस अदृश्यता की दीवार को थोड़ा और तोड़ती है। बिल्कुल, जैसे भारत की सभ्यता में निरंतरता और बदलाव साथ साथ चलते हैं, वैसे ही यहाँ भी है। हाँ, हर पीढ़ी ने, पानर महिलाओं ने, गणिकाओं ने, नूरजहां ने और आज के हमारी एथलीट्स ने सीमाओं को थोड़ा और आगे बढ़ाया है। उम्मीद यही है कि आगे आने वाली पीढ़ियों को अपनी पहचान के लिए, सम्मान के लिए, न्याय के लिए इस तरह लड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, उम्मीद तो यही है कि उन्हें सिर्फ उनके खेल के लिए सराहा जाए, उनकी प्रतिभा, उनके जज्बे के लिए, एक एथलीट, एक प्रतियोगी, एक चैंपियन के तौर पर, बिना किसी सवाल के। तो अगर हम आज की बात को समेटें, हमने देखा प्राचीन भारत में महिलाएं बौद्धिक खेलों में थीं, काव्य, शायद चतुरंग। फिर मध्यकाल में ऊंचे तबके की महिलाएं घुड़सवारी, निशानेबाजी में माहिर थीं। पर यह सफर सीधा नहीं था। उनकी उपलब्धियों को अक्सर छुपाया गया या कम आंका गया, सामाजिक नियमों और ऐतिहासिक रिकॉर्डिंग के बायस की वजह से। और जैसे हमने शुरू में कहा, इस छिपे हुए इतिहास को जानना सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए नहीं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी जरूरी है। ये भारत के सामाजिक इतिहास को, जेंडर डायनामिक्स को, पावर स्ट्रक्चर्स को समझने में मदद करता है। बिल्कुल, ये याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ पुरुषों का नहीं है। हमें मुख्य धारा से हटकर भी देखना होगा, उन आवाजों को सुनना होगा जिन्हें दबाया गया, उन उपलब्धियों को पहचानना होगा जिन्हें अनदेखा किया गया।
और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे, जो आज की चर्चा से ही निकला है। इतिहास में जैसे सामाजिक नियमों ने, पूर्वाग्रहों ने महिलाओं की खेल और बौद्धिक उपलब्धियों को छुपाया, कम करके आंका, वैसे ही आपको क्या लगता है, भारत में कला, विज्ञान, शासन, व्यापार जैसे दूसरे क्षेत्रों में महिला उत्कृष्टता के और कौन से अनकहे छुपे हुए इतिहास होंगे जो सामने आने का इंतजार कर रहे हैं? ये एक गहरा सवाल है, सोचने वाला सवाल है। उम्मीद है आज की चर्चा ने कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, तो अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें, और अपने विचार और सवाल नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।